Welcome to Pharma Hotspot. Pharmacy made easy for you. You can check out our Instagram page for daily quiz, facts, news, and more. Just scroll and learn every day. Follow now. Happy learning. So hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video we are going to discuss about treatment of peptic ulcer. So आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कि कैसे कैसे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड देन वी गोइंग डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट या फिर हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हम पढ़ेंगे H2 एंटागोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स, PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एंड एंटासिड्स एंड अल्सर प्रोटेक्टिव्स एंड एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग्स. सो ये सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर होता कहाँ पे है. सो पेप्टिक अल्सर अकर इन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन. तो ये एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन है. और हमको पता है कि गैस्ट्रिक एसिड कहाँ बनता है, स्टमक में. सो स्टमक तो एक मेन होगा ही जहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर होंगे. एंड ड्यूडेनम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन. उसके बाद अगर हम देखें तो फिर गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन के कांटेक्ट में आ रहा है स्टमक और ड्यूडेनम, इस हमारे यहाँ पे पेप्टिक अल्सर होते हैं. अल्सर फॉर्मेशन का जो मेन रीजन है वो है हेलिकोबैक्टर पायरोली. ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो आपका पेप्टिक अल्सर करवाता है. इन ड्यूडेनल अल्सर एसिड सिक्रीशन इज हाई, ओके, बट इन गैस्ट्रिक अल्सर एसिड सिक्रीशन इज नॉर्मल और लो. सो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद रेगुलेशन की बात करें तो फिर हमको इसमें 3 चीजें याद रखनी है. जो फर्स्ट चीज है वो है हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन एंड एसिटाइल कोलिन. सो ये 3 केमिकल है जो इसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन में वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होता है एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है. एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है तो वो गैस्ट्रिन को एक्टिवेट करता है. साथ ही साथ गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन मिलकर हिस्टेमोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं. हिस्टेमोसाइट्स जैसा कि इसको नाम बता रहा है ये हिस्टामिन के सेल्स होते हैं जो हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं. देन हिस्टामिन इज एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर्स एंड H2 रिसेप्टर्स, EP3 रिसेप्टर्स एंड G रिसेप्टर. ये तीनों रिसेप्टर मिलकर सिग्नल करते हैं ट्रांसफर, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे HCl प्रोडक्शन होता है. और मैं आपको बता दूं कि ये है पैराइटल सेल, एक गैस्ट्रिक सेल है जो HCl प्रोड्यूस कर रही है. ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद ये हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है. और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ज्यादा, तो जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियरिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी. उसके बाद गाइज हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज सिक्रेट हाइड्रो H पॉजिटिव आयन इन द एपिकल कैनालिकली ऑफ पैराइटल सेल. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, वो सिक्रेट कर रहा है H पॉजिटिव आयन. कहाँ पे सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है एपिकल कैनालिकली ऑफ पैराइटल सेल में. अब एपिकल कैनालिकली मतलब क्या होता है, ऐसे कैनाल्स होते हैं ये जहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन जनरली हम देखे जाते हैं. ठीक है, तो पैराइटल सेल के एपिकल कैनालिकली में ये सिक्रेट कर रहा है जो एक्टिवेट हो रहा है बाय हिस्टामिन. उसके बाद नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन एंड गैस्ट्रिन एक्ट ऑन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. अब बेसोलेटरल मेम्ब्रेन हम पहले समझते हैं कि होता क्या है. सपोज करो ये एक सेल है. अब इसका जो बेस है वो ये होगा, ओके, एंड साइड्स होगा ये. और अगर हम इसको उल्टा देखें तो इसका बेस ये भी हो सकता है. तो अल्टीमेटली जो इसके साइड्स हैं दीज आर द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. सो जो ACH और गैस्ट्रिन है वो इसकी साइड्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस पर एक्ट कर रहा है. और हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एक तरह का बैरियर है जो डिफ्यूजन को रोकता है. ठीक है, जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है तो उनके डिफ्यूजन को, एंट्री को रोकता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. सो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उस पे ACH और गैस्ट्रिन एक्ट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है हिस्टामिन एक्टिंग थ्रू H2 रिसेप्टर्स प्ले अ डोमिनेंट रोल. सो जो हिस्टामिन हमने देखा था पहले कि वो H2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, सो वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है. गैस्ट्रिन एंड ACH पार्शियली इनडायरेक्टली बाय रिलीजिंग हिस्टामिन फ्रॉम हिस्टेमोसाइट्स. ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन हमारे काम के नहीं है, ये भी हमारे काम के हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं हिस्टामिन फ्रॉम हिस्टेमोसाइट्स.
उसके बाद हम पढ़े ट्रीटमेंट की बात हम करें तो पहला होता है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, कि जो गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है हम उसको रिडक्शन कर दें। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड बने ही ना ज़्यादा, वो हम कैसे कर सकते हैं, H2 एंटीहिस्टामिन देके, जैसे सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन देके, या फिर हम उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे ओमिप्राजोल, रेंसोप्राजोल, या फिर हम उसको एंटीकोलर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं जैसे पायरिप्सिन एंड ऑक्सीफेनोनियम, या फिर हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दे सकते हैं जैसे मीजोप्रोस्टोल, या फिर हम क्या सकते हैं जो बन चुका है एसिड उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। जैसा हम सिंपल इनो का पाउच ले लेते हैं, डाइजिन की गोल ले लेते हैं, सो वो सब क्या होता है जो बना बनाया एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, सिंपली हम उसको बेस दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटा एसिड्स। सो इसमें सिस्टमिक अगर हम सीधा ब्लड में दे रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे सिस्टमिक, अगर हम इसको सिस्टम में नहीं दे रहे तो हम इसको बोलेंगे मैग्नीशियम और नॉन सिस्टमिक। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है ये अल्सर को प्रोटेक्ट करता है। सो इसमें हम होता है कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, सो इसको हम CBS शॉर्ट में बोलते हैं। एंड लास्ट हम देते हैं एंटीपायरुलिक ड्रग्स। सो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइज, ये खाली ओवरव्यू है इन ड्रग्स का। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास था वो रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन था, जिसमें पहला था H2 एंटीहिस्टामिन। सो हम स्टार्ट करते हैं इससे। फर्स्ट ड्रग हमारे पास है सिमेटिडिन। सो ये एक फर्स्ट H2 ब्लॉकर है जो पहले डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट ब्लॉक हिस्टामिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को तो ब्लॉक कर रहा है। एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। सो हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि खाली ये H2 रिसेप्टर्स पे ही एक्ट कर रही है, H1, H3 और H4 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड बायोलिटी इज़ 60 to 80%, कि जनरली ओरली अगर हम देंगे तो ये 60 से 80% इसकी बायोलिटी रहेगी। उसके बाद हेडेक, डिजीनेस, CNS इफेक्ट लाइक कन्फ्यूजन स्टेट एंड रेस्टलेसनेस आर कॉमन साइड इफेक्ट। सो ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो इस ड्रग से होते हैं। और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450 को। अब आपको याद आ रहा होगा कि साइटोक्रोम P450 होता क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि लिवर में एक एंजाइम होता है ये जो मेटाबॉलिज्म करता है बहुत सारी ड्रग्स का, इवन कि हमारे फूड का भी मेटाबॉलिज्म कर देता है ये। सो ये एक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है लिवर में। सो उसको ये इनहिबिट करता है, जो कि इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है रेंटिडिन। सो ये 5 टाइम मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेंटिडिन को ओवर सिमेटिडिन। एंड नेक्स्ट लेसर परमेबिलिटी इन द ब्रेन। अब आप एक बात को समझिए, अगर वो परमेबल लेस है ब्रेन में सो उसके लेस साइड इफ़ेक्ट होंगे। ओके, सो जो हेडेक है, डिजीनेस है, CNS इफेक्ट है जो हमने देखने को मिला था सिमेटिडिन में, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंटिडिन हर चीज़ में सिमेटिडिन से ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद इनहिबिट नहीं करता ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग। ठीक है, तो ये जैसा कि सिमेटिडिन कर रहा था ब्लॉक, पर ये ब्लॉक नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेटिडिन हो गया, रेंटिडिन हो गया। अब नेक्स्ट है फेमोटिडिन जो 5 to 8 टाइम मोर पोटेंट देन फेमोटिडिन। सो फेमोटिडिन 5 to 8 टाइम मोर पोटेंट देन रेंटिडिन। ओके, एंड इसमें कोई एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन भी नहीं है। अब एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता क्या है? सो इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग को लंबे टाइम तक ले लेते हैं, व्हेन वी टेक द ड्रग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो वी हैव मैनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। लाइक अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। एंड अगर फीमेल से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उसमें गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो ये सब इसमें आ जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है व्हेन वी टेक द सिमेटिडिन और रेंटिडिन। बट फेमोटिडिन में ये एक्शन देखने को नहीं मिला है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। सो ये भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे फेमोटिडिन को। उसके बाद यूजेज अगर हम बस की बात करें तो इसमें ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ करते हैं। एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? ये हाइपर सिक्रेटरी स्टेट होती है
जिसमें गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है नॉर्मल लेवल से। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेगनल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको हम सिंपली बोलते हैं GERD, GERD। सो GERD इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है, रिफ्लक्स होता है गैस्ट्रिक एसिड का। सो जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है, सो उसका रिफ्लक्स होगा, रिफ्लक्स होके कमबैक होगा इसका किसमें, ड्यूडेनम में, और इवन की माउथ तक आ जाता है गैस्ट्रिक एसिड। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ डिसीज, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, प्रोफाइलेक्सिस इज़ अ ट्रीटमेंट, कि एक ट्रीटमेंट है किसका, एस्पिरेशन निमोनिया का। सो एस्पिरेशन निमोनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन इन विच द फूड इज़ स्टक इन द लंग। इसमें क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं या फिर फूड है जो, वो लंग्स में फंस जाता है, ठीक है, कम बैक हो जाता है उसका, लंग्स में कम बैक हो जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इवन की एब्सकस भी हो जाता है, मतलब पस पड़ जाती है लंग्स में। सो इट्स अ टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन। सो इसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो इसमें है फर्स्ट, ये हम देखते हैं कि PPI ओवरटेकन H2 ब्लोकर फॉर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स। सो हम मोस्ट कॉमनली जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं वो करते हैं PPI, ठीक है। आजकल हम वो H2 ब्लोकर्स नहीं दे रहे इतना ज़्यादा, PPI हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब क्यों करते हैं प्रेफर वो हम जानते हैं आगे। फर्स्ट है ओमिप्राजोल, जो इनएक्टिव रहती है न्यूट्रल pH पे। अगर pH लेस, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओमिप्राजोल का, अगर pH लेस देन 5 है, जो कि हम स्टमक में जनरली देखने को मिलता है। सो लेस देन 5 के pH में होगा क्या, कैटाइन फॉर्म हो जाएंगे। कैटाइन फॉर्म होने के बाद ये क्या करेगा, SH ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। बॉन्डिंग बनाने के बाद क्या करेगा, ये जो एटीपेज है जो HCl कर रहा है सिक्रीट, उसको इनएक्टिव कर देगा। सो मेन जो इसका फंक्शन है वो है HCl प्रोडक्शन ना हो, तो उसको इनएक्टिवेट कर देगा। एंड अगर हम बात करें तो 2 मोलिक्यूल ऑफ ओमिप्राजोल रिएक्ट करेगा विद 1 मोलिक्यूल ऑफ एंजाइम, ओके। एंड आफ्टर डिफ्यूजन इनटू पैरेटल सेल फ्रॉम ब्लड इट गेट कंसनट्रेटेड इन एसिडिक pH। जैसे वो पैरेटल सेल में आएगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा इन एसिडिक pH, बिकॉज चार्ज्ड आयन आपको पता होगा कि वो डिफ्यूज बैक नहीं हो पाते, ओनली अनाइनाइज्ड ड्रग डिफ्यूजन में होते हैं, ओके। इसके बाद एडमिनिस्टर्ड 1 आवर बिफोर टेकिंग फूड, हम इसे खाली पेट लेते हैं जनरली, सुबह के टाइम डॉक्टर प्रेफर करते हैं। और एक हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, और मेटाबॉलिज्म इन लिवर बाय CYP2C19 एंड CYP3A4। सो ये दो एंजाइम है जो मेनली इसको मेटाबोलाइज लिवर में करते हैं। हाईली यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर, GERD एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंड्रोम और ये डिसीज़ हैं क्या। सो उसके बाद हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। सो बेसिकली इसमें 2 एनालॉग्स प्रेजेंट हैं, PGE2, PGI2। ये प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सो ये प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या है, इट्स अ लाइनिंग ऑफ अ स्टमक, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रही है गैस्ट्रिक वॉल्स को फ्रॉम द एसिड। सो ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो गैस्ट्रिक एसिड को कांटेक्ट में नहीं आने दे रही, हाँ, वॉल से, ठीक है, तो वॉल को प्रोटेक्ट कर रही है गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, PGE2, PGI2 को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ के साथ प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्रोमोटिंग म्यूकस HCO3 नेगेटिव आयंस को। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दे इनहिबिट गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। सो ये गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली HCl नहीं बनेगा। म्यूकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ा रही हैं और म्यूकस प्रोडक्शन भी बढ़ा रही हैं। जितनी मोटी लाइनिंग होगी उतना अच्छा प्रोटेक्ट होगा हमारा गैस्ट्रिक वॉल फ्रॉम द एसिड। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन हैव शॉर्ट T half।
ओके, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, या फिर हम सिंपली बोलते हैं इसको एंटा एसिड। सो दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, डोंट डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। सो ये एक अच्छी लाइन है। इसमें क्या है कि ये न्यूट्रलाइज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते एसिड प्रोडक्शन को। सो उसके बाद फर्स्ट है हमारे पास सिस्टमिक, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्युबल ड्रग है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है। मेनली यूज़ करते हैं हम इसको हार्ट बर्न में, या फिर एल्कलाइनाइज यूरिन, कि जब बहुत ज़्यादा एल्कलाई यूरिन आए या फिर एसिडोसिस हो जाए तब हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। नॉन सिस्टमिक की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेनली एग्जांपल है इसका, जो बहुत कम वाटर सोल्युबल है और क्विक रिएक्ट करता है और लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। इसको हम ओरल सस्पेंशन में दे सकते हैं या फिर हम च्यूएबल टैबलेट्स में देते हैं। उसके बाद हम सस्टेन इफेक्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग को कॉम्बिनेशन में देते हैं विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, उसका साइड इफेक्ट है, और इसका साइड इफेक्ट का है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कि लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एंटासिड, नो लॉन्गर यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। अब जो एंटासिड है वो पेप्टिक अल्सर के लिए हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डोज में ड्रग चाहिए और बार बार चाहिए, ठीक है। सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम हमको एक दिन में लेनी होती है। सो इतना हेडेक कोई लेता नहीं है। सो सिंपली हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। सो इस माले ज़्यादा हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अल्सर प्रोटेक्टिव्स, जिसमें है कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट CBS। सो CBS क्या है? वाटर सोल्युबल ड्रग है जो प्रेसिपिटेट हो जाती है एट pH लेस देन 5। इट स्टिमुलेट म्यूकोसल PGE2 प्रोडक्शन, ओके, एंड क्रिएटिंग डिफ्यूजिंग बैरियर बाय कोटिंग द अल्सर। सो फर्स्ट क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है म्यूकोसल PGE2 प्रोडक्शन को। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग को प्रोड्यूस करती है, अल्सर पे कोटिंग कर देती है, जिससे क्या होता है डिफ्यूज़न हो जाता है, वो एसिड कांटेक्ट में नहीं आ पाता अल्सर के। और इसमें एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली एक्शन भी देखा गया है। ब्लैकनिंग ऑफ टंग, डेंचर्स एंड स्टूल्स। सो टंग का काला होना, दांतों का, जबड़े का काला होना, एंड हमारा जो स्टूल्स है उसका काला हो जाना, ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है CBS का। और हम इसको यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या होता है? स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जानी। एंड नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। सो इसमें क्या होता है कि डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट हो जाना इन अपर एब्डोमिनल पार्ट में। अपर एब्डोमिनल पार्ट मतलब क्या होता है? स्टमक हो गया, ये आपका अपर एब्डोमिनल पार्ट है, और थोड़ा बहुत आपका ईसोफेगस का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब इसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो उसमें भी, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारे पास है वो है एंटी पायरोली ड्रग्स। सो हेलिकोबैक्टर पायरोली क्या है? ग्राम नेगेटिव बेसाइलस है, अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, जिसने अडेप्ट कर लिया है कि वो स्टमक में अच्छे से रहेगा। अब उसके लिए क्या करता है ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि क्या करता है, ये अटैच होता है टू सरफेस एपिथेलियम, सरफेस ऑफ एपिथेलियम ऑफ म्यूकस, म्यूकस से अटैच हो गया ये सरफेस से, और हाई यूरियस एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या करता है? अमोनिया प्रोड्यूस करता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, जो मेंटेन करता है न्यूट्रल माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। सो सरफेस से बाउंड हो गया ये म्यूकस के। उसके बाद क्या होगा? हाई यूरियस एक्टिविटी करेगा, अमोनिया करेगा प्रोड्यूस, और जो मेंटेन करेगा न्यूट्रल माइक्रो एनवायरनमेंट अराउंड बैक्टीरिया। अब एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, अब एसिडिक में ये अमोनिया कर रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक हो तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट हमारे पास हो जाएगा, और प्रोमोट करेगा बैक डिफ्यूजन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। बैक डिफ्यूजन से क्या होगा? H पॉजिटिव आयंस हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे, जिससे क्या होगा? एसिड नहीं बन पाएगा।
सो ये फंक्शन करता है अपने, ये ऑल्टर करता है एसिडिक एनवायरनमेंट को और अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रल बना लेता है। उसके बाद क्या होता है गाइज, सम कॉमन ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया आपके स्टमक में प्रेजेंट है तो आप क्या क्या ले सकते हो, एमोक्सिसिलिन ले सकते हो, टेट्रासाइक्लिन ले सकते हो, मेट्रोइंडाजोल ले सकते हो, टेनिडाजोल ले सकते हो। तो ये सारी ड्रग्स आप कंफर्टेबली ले सकते हो। ओमिप्राजोल भी हमने देखा गया है रिसर्च में कि ये भी रेड्यूस कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पायरोली का बाय ऑल्टरिंग द एसिडिक एनवायरनमेंट। सो ओमिप्राजोल हमने पढ़ा था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। तो ये क्या करता था, ये HCl के प्रोडक्शन को रोकता था। अब आप एक बात को समझिए कि HCl का प्रोडक्शन है जो, ठीक है, वो रुका पड़ा है। अब ये अमोनिया कर रहा है सिक्रीट, NH आई थिंक 3 प्रोड्यूस कर रहा है ये। सो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, पर इसका जो ग्रो करवाता है, ये करता है ग्रो नैरो pH 6 to 7, इसको चाहिए 6 to 7, बट NH3 का pH पहुंच जाएगा अराउंड 8 to 9 पहुंच जाएगा, ठीक है, बट इस pH में ये ग्रो नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से क्या करता है, ओमिप्राजोल भी इसको इनहिबिट करता है हेलिकोबैक्टर पायरोली को। दोबारा हम देखते हैं क्या करता है। ओमिप्राजोल क्या करता है, HCl की प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। अमोनिया सिक्रीट हो रहा है हेलिकोबैक्टर पायरोली से, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा और pH पहुंच जाएगा हमारा 8 to 9, बट इसको कितना चाहिए, 6 to 7 pH चाहिए ग्रो होने के लिए। सो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन उसकी रेड्यूस हो जाएगी। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like the video. If you like the content, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. If you have any suggestion, comment down below. We will meet in our next video.